साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के मैटर में हम आपसे एक बात साझा कर पाए, क्योंकि आप जानते हैं शनिवार का दिन है और शनिवार को हमारा लाइव रहता है, लेकिन आज किसी विशेष कारण से हमारा लाइव सेशन नहीं हो पा रहा है, जो कल रविवार शाम 7 बजे होगा। साथियों, मल्टीपल लोन डिफॉल्ट में आज हम टॉपिक टू टॉपिक चर्चा करेंगे कि एक मल्टीपल लोन डिफॉल्टर को पहली ईएमआई डिफॉल्ट से लेकर किन किन समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। साथियों, सबसे पहले हमको यह देखना है कि मल्टीपल लोन डिफॉल्ट में पहली ईएमआई से लोन सेटलमेंट तक किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो उससे पहले हमको यह जानना जरूरी है कि मल्टीपल लोन डिफॉल्ट होते क्या है। यानी कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर होम लोन भी है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी है, बाइक या कार मतलब व्हीकल लोन भी है, इसके अलावा कुछ पर्सनल लोन भी है, बिजनेस लोन भी है। तो मेरी गणित ये है कि 5 से ज्यादा लोन यदि किसी व्यक्ति पे है और वह किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पा रहा है, तो वह मल्टीपल लोन डिफॉल्ट कहलाता है। अब अगर आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट है तो हो सकता है आज की वीडियो में आपको वो चीजें जानने मिले जो आज तक आप नहीं सुन पाए। तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और शुरू के अंत तक देखिएगा। चाहे आपका होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, अनसिक्योर्ड लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, एजुकेशनल लोन हो या फिर कोई बिजनेस लोन ही क्यों ना हो, व्हीकल लोन हो, तो उन सारी चीजों के लिए जब आप इतने सारे लोन लेते हैं तो आपके ईएमआई की कंप्लीट चेन रेडी हो जाती है। यानी कि महीने में हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद आपकी कोई ना कोई ईएमआई लगी रहती है। तो हृदय की धड़कन जो है ना, वो मान के चलना वह घड़ी की रफ्तार से भी बड़ी तेजी से धड़कती है जब महीने की ईएमआई आती है। और यहां पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में कभी भी किसी भी चीज के विकल्प अपितु ही सुझाए गए हैं। यानी कि अगर हम महाभारत के युद्ध की भी बात करें ना, तो युद्ध जब शुरू हुआ उससे पहले युद्ध के नियम बने। युद्ध के नियम बने तो उन युद्ध के नियमों को तोड़ा गया। स्वयं आशुजी अग्रवाल ने हमारे व्हाट्सएप चैनल पर एक स्टेटस इसीलिए डाला था क्योंकि जिसमें लिखा था अभिमन्यु का वध आवश्यक था, क्योंकि कुछ नियमों का टूटना भी किसी के हित में होता है और कभी कभी वह धर्म के हित में भी होता है। अब जब आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो चुके हैं तो यहां पर अगर आपकी ईएमआई टूटती है ना, तो यह भी आपके लिए बेहतर है यदि आप एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट की एडवाइस लेते हैं। साथियों, आप किसी भी कंपनी से लोन लिया हो, किसी भी बैंक से लोन लिया हो, कितने भी वैल्यूएबल कस्टमर आपको क्यों नहीं कहा जाता हो, लेकिन जब आपकी पहली ईएमआई बाउंस होती है ना, तो पहली ईएमआई बाउंस होते ही आप कितने वैल्यूएबल कस्टमर उस कंपनी के लिए, उस बैंक के लिए वह आने वाले फोन आपको दिखा देते हैं। मात्र 4 दिन का डिफॉल्ट आपके घर पे रिकवरी एजेंट की विजिट करा देता है और कुछ नालायक बदजात रिकवरी एजेंट अपनी औकात दिखाना शुरू कर देते हैं। तो पहली ईएमआई शुरू होते ही सबसे पहले लेट पेमेंट, पैनल चार्जेस, बाउंसिंग चार्जेस और लगातार कॉल, एसएमएस और आपके क्रेडिट स्कोर पर प्रभाव पड़ने वाली बातें शुरू हो जाती है और रिकवरी कॉल तो शुरू हो ही जाते हैं। लेकिन जब आपकी लगातार ईएमआई बाउंस होती है तब सिविल भी गिरता है। आपको लोन एनपीए के नाम से इस तरीके से डराया जाता है कि जैसे एनपीए हुआ वो आपका अंतिम दिन होगा, उसके बाद आप सांस ही नहीं ले पाओगे, ऐसा लगता है सृष्टि थम जाएगी, नया सूरज उगेगा ही नहीं, दूसरे दिन का उजाला होगा ही नहीं। इस तरीके से एनपीए और राइट ऑफ के नाम से डराया जाता है। जबकि अनसिक्योर्ड लोन के मैटर में यदि लोन एनपीए होता है और राइट ऑफ होता है और किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से आप नहीं भर पा रहे हो, तो एनपीए या राइट ऑफ होना आपके लिए अच्छी बात है, भले ही उन कंपनियों या बैंकों के लिए हो या नहीं हो। लेकिन यह वीडियो केवल और केवल उन व्यक्तियों के लिए है जो किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से अपनी ईएमआई का भुगतान
नहीं कर पा रहे हैं। लगातार बाउंस होती ईएमआई में आपकी रेपुटेशन को, आपके ऑफिस, आपके परिवार को बदजात रिकवरी एजेंट फोन करते हैं और बहुत जल्द मैं आपको यह बताने वाला हूं कि किस तरीके से अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को वापस लिया जाए, उस बारे में भी जानकारी आएगी। उसके साथ में ही आप ये ध्यान रखो, मल्टीपल कॉल, मल्टीपल एसएमएस, बॉम्बर ओटीपी, बॉम्बर मैसेज, बॉम्बर कॉल आप पे शुरू होते हैं। लेकिन जो रिकवरी एजेंट ऐसा करते हैं ना, उन पे भी बॉम्बर ओटीपी, बॉम्बर कॉल आप लगा सकते हैं, ये हमने बता रखा है। इसके साथ ही कानूनी कार्रवाइयां भी शुरू हो जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये क्या बता रहे हो, ये तो आप बता रहे हो कि हम ढेरों मुसीबतें में फंसने वाले हैं, लेकिन इसका विकल्प क्या है, इसका रास्ता क्या है। लेकिन आज हमारा टॉपिक ये है कि पहली ईएमआई डिफॉल्ट से किस तरह हम लोन सेटलमेंट तक यात्रा तय करेंगे और इन यात्राओं में हमें क्या क्या भुगतना है, जिसके लिए हमें तैयार रहना है। लेकिन एक बात बता दूं, 100 सुनार की एक लोहार की। कहा जाता है हमारी मेवाड़ी में, माही एड़ा पूत जन जेड़ो राणा प्रताप, नहीं रहे तू बांझड़ी मती गवाने नूर। और हमारे जिया जी अक्सर कहते हैं, वो भाषा बोलता हूं कि मूर्खों की गुलामी करने से बढ़िया है कि बादशाह, मूर्खों का सरदार बनने से बेहतर है कि बादशाह की गुलामी करो। यानी कि आपको एक लीगल एक्सपर्ट ऐसा चाहिए जो हर वक्त, हर बुरी कंडीशन में आपको कहता है मैं हूं ना, क्यों टेंशन लेते हो, चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है, हर मर्ज की दवा हमारे पास मौजूद है। ऐसा एक लीगल एक्सपर्ट आपको इन तमाम तनावों से, तमाम मुसीबतों से बाहर निकाल सकता है। लेकिन ये चीजें बतानी इसलिए आवश्यक है ताकि आप ये जान पाए कि किस तरह मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के चक्कर में हमें तनाव होता है। साथियों, जब हम मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के दर्द में धंस जाते हैं ना, वो धंसते क्यों है? सिविल की चिंता, परिवार की चिंता, समाज की चिंता, कानूनी कार्रवाई की चिंता। अरे कोई तनाव नहीं लेना है, हर चीज को निपटने के विकल्प मौजूद है आज की तारीख में। अब बात यह आ जाती है कि सर सेटलमेंट कब होता है? चलिए हम आपकी बात मान लेते हैं कि विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि हम लोन नहीं भर पाते हैं तो हम स्टॉप कर देते हैं कि आज के बाद हम लोगों से उधार लेकर, दूसरी एनबीएफसी कंपनी या बैंकों से पैसा लेकर, दूसरी बैंकों से लोन लेकर, गोल्ड लोन लेकर, घर के बर्तन सामान बेचकर अब हम ईएमआई का भुगतान नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपने ये ठान लिया तो आप हो गए स्टॉप। स्टॉप होते ही ये सारी प्रक्रियाएं आपके सामने आएगी जिनको निपटने के विकल्प भी मौजूद है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि सेटलमेंट कब होता है। साथियों, आपने देखा होगा हमारे उदयपुर के एक साथी है जिनका नाम है जमीर जी, पिछले 14 महीने से परेशान है। कंपनियों ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां भी कर दी, आर्बिट्रेशन भी कर दिया, रिकवरी एजेंट भी थक गए, लेकिन उनका लोन सेटलमेंट नहीं हो पाया है। और क्यों नहीं हो पाया मालूम है? सिर्फ 2 लोन है, सिर्फ 2 लोन। यानी कंपनी भी ये देखती है कि जितना ज्यादा आएगा उतना अच्छा है, मामूली राशि में सेटलमेंट नहीं करेंगे। इसीलिए यदि आपके मल्टीपल लोन है तो ये मान के चलना कि अगर आपके 4, 5 या उससे अधिक 70, 75 लोन है तो जितने ज्यादा लोन है आपका सेटलमेंट उतना जल्दी होगा, क्योंकि कंपनी भी अपने डाटा में देखती है कि कितने लोन को आप पे कर रहे हैं। और जब आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट हो गए तो क्या भरोसा उनका पैसा डूब जाएगा। तो चलिए हम पहले निपट लेते हैं, इसी आधार पर होता है सेटलमेंट। तो मल्टीपल लोन एक पहली शर्त होती है किसी भी लोन डिफॉल्ट की। लमसम अमाउंट, सर सेटलमेंट कितने % पे होता है? इसकी कोई गणित नहीं है, कोई गणित नहीं है। हमने एक वीडियो बनाया था, आपने सुना होगा, लोन डिफॉल्टर की बेवकूफियां। शब्द बड़ा बुरा है, मुझे भी बुरा लगा था जब ये वीडियो शूट कर रहा था, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि यह मेरा सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला वीडियो बन जाएगा। और वो पसंद किए जाने वाला वीडियो बन गया। यदि आपने लोन डिफॉल्टर की बेवकूफी वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो वीडियो आप जरूर देखें। तो ये लोन डिफॉल्टर पर रहता है कि वह अपनी परिस्थितियों को किस प्रकार से मैनेज करता है, अपने लीगल एक्सपर्ट से कैसे टच में रहता है, लीगल एक्सपर्ट उनको कितनी अच्छी एडवाइस दे पाते हैं और उनको भयमुक्त रख पाते हैं। इसी आधार पर होता है सेटलमेंट। आपने देखा होगा कि हमारे पास
4.23% से लेकर लोन सेटलमेंट लेटर रहते हैं। कल संडे को भी लाइव के बाद हम कुछ सेटलमेंट लेटर अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर पोस्ट करेंगे। जो साथी हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल है वो व्हाट्सएप स्टेटस से देख सकते हैं, और बाकी जो यूट्यूब चैनल और फेसबुक सब्सक्रिप्शन में है वो तो वहां पे देख ही सकते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, कई लोग सेटलमेंट के शिकार हो जाते हैं। हम अच्छी तरह समझाते हैं, बहुत कुछ समझाते हैं, उसके बाद भी वह सेटलमेंट के शिकार हो जाते हैं और उनका पैसा व्यर्थ चला जाता है। सेटलमेंट कभी भी रिटर्न लेटर मिलना चाहिए। वो रिटर्न लेटर या तो कंपनी की डोमेन मेल आईडी से आना चाहिए या फिर बैंक जाके लेना चाहिए सील वगैरह लगवा के। अगर डोमेन से आ रहा है तो उस पर सील सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस डोमेन वेरीफाई करना कंपलसरी है। अगर उसमें 1, 2, 3 EMI है तो एक भी डेट आपको मिस नहीं करनी है, ये चीज ध्यान रखें। आप सेटलमेंट लेटर को नजदीकी ऑफिस जाकर वेरीफाई करवा सकते हैं या आप हमसे वेरीफाई करवा सकते हैं। अब बात रहती है लोन सेटलमेंट के फायदे क्या है और नुकसान क्या है। तो नुकसान तो यही है कि आने वाले कुछ टाइम पे आपको लोन मिलेगा नहीं, आपके सिविल स्कोर में लोन सेटलमेंट लिखा हुआ आएगा। लेकिन अगर आपने हमारे गुरुग्राम, दिल्ली, जयपुर और अजमेर के वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने लाइव में पब्लिक को बुलाकर हमने एक चीज बताई थी कि एक समय में हमारे भी लोन सेटलमेंट हुए थे और आज की तारीख में हम भी कई लोन ले चुके हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तब जब वक्त अच्छा होता है ना तो बंदा खुद ब खुद पहलवान होता है। इसलिए अगर आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के दर्द में धंस चुके हैं ना तो ये सिविल स्कोर, ये फ्यूचर में लोन लिखना, मिल जाना, इन बातों पे सोचना ही मत। और आपको मालूम है कि बाबा नरेंद्र दास ने पहले ही भविष्यवाणी की हुई है कि 2035 में कई एनबीएफसी कंपनियां मार्केट में बचेगी ही नहीं। जब बचेगी ही नहीं तो फिर लोन के बारे में सोचना क्यों, और जब वक्त अच्छा है तो लोन की जरूरत क्या है। और दूसरी बात, लोन सेटलमेंट होने के बाद भी सिविल स्कोर को बढ़ाना, करना, कई सारे विकल्प है जिन पे हम चर्चा कर चुके हैं। यदि यहां चर्चा करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। हमारे पुराने वीडियोस देख चुके हैं। तो लोन सेटलमेंट के नुकसान से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका फायदा क्या है। लोन सेटलमेंट का फायदा एक सुखद जिंदगी। पिछले लगातार 3-4 महीनों से जिन साथियों के फोन आ रहे हैं ना, छाती प्रफुल्लित हो जाती है कि सर तनाव मुक्त हो गया, सारे लोन खत्म हो गए, जय हो आपकी। मतलब भगवान बना के रिप्रेजेंट कर देते हैं कि सर आप नहीं होते तो जिंदगी तबाह हो जाती। आपकी सलाह में मामूली अमाउंट में निकल गया, सर आपकी सलाह में हर कानूनी केस से निकल गया, और जैसा जैसा आपने कहा वैसा वैसा हुआ। और हम तो कहते हैं कि हम जो कहेंगे वो होता है। ये ध्यान रख लीजिए, लोन डिफॉल्ट के मामले में हम खिलाड़ी नहीं, पूरा खेल है। ये खुद की तारीफ नहीं कर रहे हैं, ये हमारे यूट्यूब चैनल मेंबरशिप और फेसबुक पर पड़े हजारों हजार सेटलमेंट लेटर इस चीज को बयां करते हैं कि आज हमारी सलाह से न जाने कितने परिवार उजड़ने से बच गए हैं, कितने साथी लोन डिफॉल्ट के दलदल से बाहर निकल चुके हैं। तो इसीलिए लोन डिफॉल्ट का फायदा क्या है कि हम जिस दलदल में जिंदगी भर धंसने वाले थे, हम कभी नहीं निकल पाए, वहां से निकल गए। हम अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ एक सुखी जीवन जी पा रहे हैं या जिएंगे। और सबसे बड़ी बात, खुद की एक कहानी। वो कहते हैं ना कि जीवन में आप पे संकट आए और आप उस संकट से बाहर निकलो, तो अपने बुरे समय को जब बात करोगे तो इंसान को खुद के अंदर एक हीरो नजर आता है। जब भी वो अपने परिवार के साथ बैठता है तो एक स्टोरी सुना पाता है। जैसे 2-4 बार लाइव में आपने मुझे भी भावुक रूप से देखा होगा कि कौन कौन से काम किए थे हमने, किन परिस्थितियों के अंदर निकले थे हम, तो अपनी खुद की एक कहानी सुना पाता है हर लोन डिफॉल्टर जब वो इस दर्द से बाहर निकलता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि खुद को अपराधी मानना छोड़े। तो लोन सेटलमेंट के फायदे ही फायदे हैं। एक बात ये जरूरी है कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो जाए तो सावधानी क्या है। सावधानी ये कि जिस बैंक में आपका सिक्योर्ड लोन है उसी बैंक में यदि आपका कोई अनसिक्योर्ड लोन है और आप ये सोचते हो कि मैं अनसिक्योर्ड लोन को नहीं भरूं और सिक्योर्ड लोन को भरूं, तो ये गलत है। वहां पर आपका सिक्योर्ड लोन एनपीए में चला जाएगा यदि आपने अनसिक्योर्ड लोन को नहीं भरा। जिस बैंक में आपका क्रेडिट कार्ड है उसी बैंक में आपका होम लोन भी चल रहा है, तो यह गलती भी आपको महंगी पड़ सकती है। गवर्नमेंट जॉब, यदि आपकी सरकारी नौकरी है और सरकारी नौकरी में जिस बैंक में सैलरी अकाउंट है वही का आपका क्रेडिट कार्ड है, वही का लोन है,
तो थोड़ा सा आपको एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको अच्छे लीगल एक्सपर्ट की जरूरत है। सावधानी ये भी जरूरी है कि पहले ही ईएमआई के बोझ में धंसे हुए हो, किसी लोन सेटलमेंट एजेंसी के बहकावे में आकर उनसे कोई एग्रीमेंट नहीं करना है और कोई नई ईएमआई शुरू नहीं करनी है। या तो किसी नजदीकी अच्छे वकील से मिल लो जो कानून का जानकार हो, जो इन सारी चीजों को आपको समझा सके, या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे किसी एडवोकेट की सर्विस लो। लेकिन मैं किसी भी लोन सेटलमेंट एजेंसी के पास जाने के लिए आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। ढेरों लोन सेटलमेंट एजेंसी से नाराज, हैरान और परेशान होकर लोग, क्योंकि ये सेटलमेंट एजेंसियां जब भी आपके खिलाफ इंट्रीम अवार्ड पास हो गया, फाइनल अवार्ड पास हो गया, कोर्ट का समन आ गया, तब वहां पे सरेंडर कर देती है। और ऐसी स्थिति में कई लोगों ने हमसे सलाह ली और वहां पर हमने उस स्थिति में कहा कि आप जिस भी स्थिति पे आएंगे आपको निकालने की ताकत, मुद्दा और हिम्मत रखते हैं हम। दूसरी बात, यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो और खुद के अकाउंट में पैसा रखते हो, ये तो फिर आपकी गलती है। फर्जी आर्बिट्रेशन अवार्ड भी होते हैं, एग्जीक्यूट भी हो और अकाउंट होल्ड भी हो जाते हैं, तो यहां पे आपको सावधानी रखनी है। दूसरी बात, मजबूती। यदि आपने ठान लिया अब मुझे लड़ना है तो फिर कमजोर नहीं पड़ना है, इतना सब मान लेना। और एक डायलॉग हमारा हमेशा याद रखो, डर को कहो अलविदा क्योंकि मैं हूं ना। और मैं हूं ना, इस पर हमारे साथियों को इतना भरोसा है जो जुड़े हैं, पूछो मत। अब आगे की बात करेंगे तो ये भी ध्यान रखो, अधिकारों की जानकारी। सोशल मीडिया पे ढेरों प्लेटफॉर्म है, ढेरों प्लेटफॉर्म, लेकिन कोई आपको कहे कि मैं प्रायर नोटिस बना के देता हूं, मैं जवाब बना के देता हूं, कोई कहता है कि उसको जेल हो गई, तो डराने वाली बातों से दूर रहो। अपने अधिकारों को जानो कि लोन डिफॉल्ट के मैटर में कभी भी जेल नहीं होती है। कुछ अपवाद जरूर है, उन अपवादों पर भी हम चर्चा करेंगे। और एक चीज फिर वही बात मैं फिर कहूंगा कि एक मजबूत लीगल एक्सपर्ट आपको इन सारे तनावों से बाहर निकाल सकता है। मतलब यदि आपका लीगल एक्सपर्ट अपने आप में भारी है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको परेशान कर पाए। उदाहरण के लिए मैं फिर वही जो मेरा फेवरेट शो है उसी की बात करूंगा, महाभारत की दो सेनाएं थी। एक तरफ थे पांडव तो दूसरी तरफ थे कौरव। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, पांडवों की सेना में कौन था? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, 5 भाई। ठीक है, ये 5 भाई थे, इसके अलावा कुछ इनके महारथी थे। अब कौरवों की बात करते हैं, 100 भाई, यानी कि ये 5, ये 100, इसके अलावा आराध्य देव परशुराम, मतलब परशुराम युद्ध में नहीं थे, लेकिन परशुराम के 3 अजेय शिष्य जिनको हराना संभव ही नहीं, नामुमकिन था, जिसमें प्रथम थे भीष्म पितामह, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यानी कि उनकी इच्छा के बिना उनको कोई मार नहीं सकता है। आचार्य द्रोणाचार्य, जिसके लिए स्वयं भीष्म पितामह ने कहा कर्ण को कि दुनिया तुम्हें रथी कहती है, मैं तुम्हें महारथी कहता हूं। अभी अभी तुमने जिस योद्धा से असभ्य भाषा में बात की है उसकी धनुष पर तुम प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकते हो। इतनी बड़ी बात भीष्म पितामह ने द्रोणाचार्य के लिए कही थी, जो स्वयं इन 100 के 100 भाई और इनके गुरु थे, यानी पांडवों और कौरवों के गुरु थे। और गुरु तो गुरु ही होता है, वो बातें छोड़ दो आप, गुरु गुड़ के गुड़ रहे चेले शक्कर हो गए, ऐसा कहीं कहीं होता है। और तीसरे थे महारथी कर्ण। ये तीनों ही अपराजय थे। भीष्म पितामह को शिखंडी को सामने लाकर मारा गया था। द्रोणाचार्य का वध झूठ के द्वारा किया गया था और कर्ण को निहत्था बनाकर रथ के पहिया निकालते समय उसका वध किया गया। और इनके साथ में अश्वत्थामा, शकुनी और भी न जाने कितने कितने महारथी थे। अगर ये सारे चाहते ना तो इस युद्ध को
केवल और केवल एक दिन में समाप्त कर देते, लेकिन यहां पर एक व्यक्ति बैठा था जिसको कहते हैं हम श्री कृष्ण, जिन्हें रणछोड़ भी कहा जाता है, यानी कि जिन्होंने इस महाभारत के युद्ध में यह सीख दी। वो कहते हैं ना, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। मोहब्बत का तो न पता, लेकिन जंग में इन्होंने ये साबित कर दिया। जहां जहां भी अर्जुन कमजोर, जहां जहां भी पांडव कमजोर पड़े ना, वहां श्री कृष्ण की कूटनीति और छल काम आया। इसलिए कहते हैं एक अच्छा लीगल एक्सपर्ट आपको इन सारे तनावों से बाहर निकाल सकता है, ये मान के चलना। और यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का शिकार हो चुके हैं या होने वाले हैं, आज मैं बात करने वाला हूं सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों लोन के मैटर में। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, चाहे होम लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, व्हीकल लोन हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, एजुकेशन लोन हो, क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड हो, क्या होता है? सबसे पहले लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस, सेक्शन 138 एनआई एक्ट, सेक्शन 25 द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, बीएनएस 316, 318, और इन सब के साथ होता है आर्बिट्रेशन। ये, और फिर आप जाओ आगे डीआरटी प्रोसेस, 20 लाख से ऊपर के लोन है तो, और सिक्योर लोन के मैटर में बड़ा हथियार सरफेसी एक्ट। ठीक है, इनसे बढ़कर दुनिया में कोई तीसरी चीज नहीं होती है, कोई तीसरी चीज नहीं होती है, ये बात ध्यान रख लो। अब यहां पर यदि आप एक अच्छे लीगल एक्सपर्ट के माध्यम से प्रायर नोटिस भेजते हैं और जितने भी नोटिस आए गए उनका अगर कानूनी रूप से उत्तर देते हो, अपनी विधिक प्रतिरक्षा करते हो, तो मुझे बता दीजिए हिंदुस्तान के इतिहास में कोई व्यक्ति अपनी विधिक प्रतिरक्षा करने के बाद जेल में गया हो, किसी के घर से चम्मच किसी आर्बिट्रेटर ने उठाया हो यदि उसने लगातार आपत्ति दी हो, कभी नहीं सुनने मिलेगा आपको। तो इसीलिए हमको ये चीजें ध्यान रखनी है। और आज के इस वीडियो में मेरे एसोसिएट यशराज जोशी ने कुछ टॉपिक्स बनाए हैं कि आप जब अपना वीडियो शूट करो तो इन टॉपिक को जरूर लिखिए। तो वो मैं जरूर आपके सामने कहूंगा कि यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो चुके हो तो आप पहली बार एडवोकेट नरेंद्र जोशी के एसोसिएट यशराज जोशी, जो बहुत जल्द एडवोकेट नरेंद्र जोशी की कमान को संभालेंगे, उनके टॉपिक्स की बात करूंगा। सबसे बड़ी गलतियां जो लोग करते हैं, रिकवरी एजेंट को कैश देना। यह ध्यान रख लीजिए, कभी भी रिकवरी एजेंट को कैश नहीं देना है। वर्बल सेटलमेंट को मांग लेना, यानी कि किसी ने कहा एक ईएमआई भर दो, मैं तुम्हारा अगले महीने सेटलमेंट करा दूंगा, मान लिया, ये वर्बल सेटलमेंट मतलब फ्रॉड है। किसी ने कहा कि तुम्हारे सेटलमेंट की बात होगी, फोन पे लड़की बात कर रही है, हाँ सर, यस सर, ना सर प्लीज सर जमा करा दीजिए, और आप पिघल गए। ये होता है वर्बल स्टेटमेंट जो करते हैं। तो वर्बल सेटलमेंट को मान लेना आपकी गलत चीज है। फेक कंसल्टेंट्स, वही जो मैंने कहा, लोन सेटलमेंट एजेंसियों के बहकावे में आना, बिना जांच पड़ताल किए किसी को काम दे देना, ये फेक कंसल्टेंट से आपको दूर रहना है। लीगल एडवाइस देर से लेना। अब कई लोग अभी कहते हैं सर मेरे तो मकान की नीलामी हो गई, ऑक्शन हो गया। कई लोग कहते हैं कि सर अरे कोर्ट में जमानत करा ली और सजा हो गई। कई लोग कहते हैं सर आर्बिट्रेशन का अवार्ड हो गया। अरे भाई, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरे देवता, टाइम पे जागो ना। तो ये जो हमारे यशराज जोशी ने बनाया है, वह खैर एडवोकेट नरेंद्र जोशी के आगामी पूरी जिम्मेदारियां उन पर होने वाली है, तो उन्होंने अभी अपनी वर्किंग शुरू कर दी, बहुत अच्छी की है। एडवोकेट का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। एकमात्र एडवोकेट ऐसा है, मैं खुली बात कहता हूं, महाभारत के युद्ध में कर्ण के अलावा इस दुनिया में केवल वकील है जो ये जानते हुए कि आप गलत हो, आपके लिए आखिरी दम तक लड़ता है। अब कुछ लोग कहेंगे सर वकील तो फीस लेता है, तो कर्ण को भी राजा बनाया था दुर्योधन ने, और उसी कर्ज को चुकाया कर्ण ने। तो वही भूमिका वकील निभा रहा है, ये चीज ध्यान रखिए। लेकिन वह वकील आपके श्री कृष्णा की भूमिका भी निभाएगा। लीगल नोटिस का जवाब,
जो कानूनी नोटिस हो उन नोटिसों का जवाब देना है। हरेसमेंट से डरना नहीं है। सेटलमेंट नेगोशिएशन, बहुत प्यारी चीज बनाई इन्होंने कि सेटलमेंट पे आप चाहो उतनी नेगोशिएशन कर सकते हो। कोई कहता है सेटलमेंट कर लो, आप डायरेक्ट बिना डरे कह सकते हो अरे भाई तुम 10% में थोड़े करोगे, तुम्हें पैसे की व्यवस्था कर लो। बहुत अच्छी बात लिखी इन्होंने, वेरी गुड। डॉक्यूमेंट सिक्योर करना, बहुत अच्छी बात आपने देखा, बहुत अच्छी बात लिखी, मैं अप्रिशिएट करता हूं यशराज जोशी को। डॉक्यूमेंट सिक्योर करना यानी कि आप जब भी कोई लोन लेते हो, जब भी आप कोई लोन लेते हो तो लोन से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं ना वो आपको अपने पास सुरक्षित रखने चाहिए। आप कभी भी जितने भी नोटिस भेजो, चाहे प्रायर नोटिस भेजो, सेक्शन 25 का रिप्लाई, 138 का रिप्लाई, जो जो आप नोटिस भेज रहे हो उन नोटिस की कॉपी, डाक रसीद, डिलीवरी रिपोर्ट, ये सारे आपको सिक्योर सुरक्षित संभाल के रखने हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि लोग कहते सर डिलीवरी रिपोर्ट नहीं निकाली, अरे सर नोटिस की कॉपी नहीं रखी। और ये जो लोन सेटलमेंट एजेंसियों के बहकावे में आते हैं ना, उनके पास तो सिंगल वन डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर आप किसी एडवोकेट से भी वर्क करा रहे हैं तो मैं खुला कहता हूं आपको, अपने डॉक्यूमेंट अपने पास लेके रख लो, बाद में दिक्कतें आएगी। यानी कि जो भी नोटिस दिया उनकी कॉपी ले लो। वो कहते अपनी मेल से भेज दी, अरे भाई मेल से तुमने तुम्हारे मेल से भेजी है, मैं कल कोर्ट में क्या प्रूव करूंगा? मेल वाली खेल नहीं चलने वाला है, मेला खेला नहीं चलेगा। वो एक बैंक के मैनेजर कौन थे, वो लटकाया था, मालूम है, मुझे नींद से उठाया था, मैंने कहा चाहे 1 रुपया आप नहीं भरेंगे, जो करना है वो कर ले। तो ये मेल वेल हम नहीं खेलते हैं, खुला कहता हूं मैं। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट सिक्योर करना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात कही। दूसरी बात, क्रेडिट स्कोर के लिए डरना नहीं है। लोन डिफॉल्ट हो, नो इशू। नए लोन नहीं लेने, लोन चुकाने के लिए, ठीक है। डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस, एडवोकेट नोटिस जो आते हैं उनका जवाब देना है। कोई कहता है जेल हो जाएगी तो उनको कहना है 4 लोगों के नाम बता दो जो भी तुम्हारी कंपनी से लोन लेके जेल में पड़े, मुझे 4 लोगों के नाम बता दो। पुलिस आएगी, क्या पुलिस का यही काम बचा है? कल मैंने वीडियो बनाया था, देखा होगा, पुलिस को जमानत के लिए कितने पैसे देते हैं। तो ये ध्यान रखना, लोन के मैटर में कभी केस जेल नहीं होती है। 138 सेक्शन 25, 316, 318 भले क्रिमिनल कंप्लेंट मैटर है, लेकिन एक एग्जांपल दे दो जिसमें किसी ने 2 साल की सजा भुगती हो, लेकिन बचाव तो करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये और केस फाइल होने पर कभी डरना नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी अटैचमेंट मजाक नहीं होता है। सिविल क्रिमिनल जेल तनाव नहीं लेना है, ठीक है। स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है, स्ट्रेस फ्री आपको लाइफ जीनी है, टेंशन नहीं लेना है। और एक ही बात हो गई, अगर आपकी ईएमआई मिस हो रही है तो पैनिक में डिसीजन नहीं लेना है। अचानक तनाव में आए, फेसबुक यूट्यूब पे किसी के वीडियो देख लिए, उसके बारे में सर्च करो, तलाश करो कि उसके क्या काम है, उसके कमेंट्स में जाओ, उस व्यक्ति के गूगल रिव्यू में जाओ, उस व्यक्ति के लीगल फर्म की क्या कितना ऑथेंटिक है वो सर्च करो, ठीक है। तो एक ही बात कहूंगा, यदि मल्टीपल लोन डिफॉल्ट है ना तो डरने की जरूरत नहीं है। और कहते हैं हम 9 महीने का दर्द है, 9 महीने में प्रत्येक व्यक्ति तनाव से बाहर निकल जाता है। तो घबराने की, डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। बस मैं यही कहूंगा कि हमारे तमाम वीडियो को देखते रहिए, इतनी जानकारी हमारे द्वारा शेयर की जाती है कि कभी आपको घबराने और डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ अपनी बात को यही समाप्त करता हूं और मिलते हैं कल रविवार शाम 7 बजे लाइव में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।